कहीं से भी नहीं लड़ते, वायनाड भी नहीं जाते, उनको खुद पे विश्वास नहीं था, उनको लग रहा था कि नहीं मैं हार जाऊंगा। इस समिति आने की बड़ी दमदार कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, उसके सामने लड़के हारने से अच्छा कि मैं रायबरेली लड़ूं। तो सियासत की आज रीत क्या है वो अभी स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी, आखिरकार किसके कितने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह से नॉनस्टॉप इंडिया वॉइस ये महाकवरेज जारी है और पल पल की अपडेट हमारे तमाम सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा सुप्रियो भट्टाचार्य जी बन रहे हैं, जेएमएम के सबसे बड़े चेहरों में से एक चेहरे हैं। सुप्रियो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं अभी तक रुझान में एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, आपका आकलन? देखिए ये सरकार बनाती है आप लोग दिखाइए, लेकिन मामला है कि ये चुनाव तो मोदी जी ने हारने का काम किया, क्योंकि उन्होंने तो एनडीए की बातें नहीं की थी। उन्होंने तो कहा था ये मोदी का चुनाव है, मोदी की गारंटी है, उन्होंने तो बीजेपी को भी विरोध कर दिया था। तो अब कैसे बताएंगे मोदी जी की सरकार चलाएगी? अब जब मोदी जी आंख तरह से बात करते हैं, अब उनके काख के नीचे जब जो ये बैसाखी होगा तो अब तो इनको इतनी हिम्मत नहीं थी मोदी जी के वैसे ये किसी नगर में लोकसभा का चुनाव लड़े, पिछले बार तो लड़े थे। जब 370 का जो ये नारा लगाए 370 वहां से हटाए तो श्रीनगर में मिला। अरे अब मोदी जी की भाजपा टूट गई है, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, यह देश व्यक्ति से नहीं चलता। लेकिन सर सरकार तो आप भी नहीं बना रहे। किसने कहा कि सरकार हम नहीं बनाएंगे? नतीजे का इंतजार कीजिए, 1 साल होने तक का इंतजार कीजिए, उसके बाद फिर आपको हम बात करेंगे। लेकिन सुप्रियो जी, क्योंकि आपका आकलन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका आकलन क्या है, कहां तक इंडिया गठबंधन की गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि 230 के आसपास ही अभी आप अटके हुए हैं। आपका भी तो आकलन जो था वो 1 तारीख को हम लोगों ने देखा था ना, तो आपका आकलन का माकूल जवाब आपको मिला है या भी देखने मिलेगी आपको? तो मतलब जाएंगे आप लोग, तब हम लोग सरकार बनाएंगे। नहीं सर, उसके लिए तो राष्ट्रपति जो बड़ी पार्टी होगी उसी को ही न्योता मिलेगा ना। सब कुछ तो आप ही लोग डिसाइड कर लिए, 400 आप लोग कर दिए थे। अच्छा, झारखंड में ऐसा क्या हुआ सुप्रियो जी जो आप उम्मीद लगाए हुए थे, उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आ रहे? किसने कहा आपको? आप चुनाव हार गए क्या? हम गांधी चुनाव हार गए क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, कितनी सीटें जीत रहे हैं? अरे अभी तो हम सारे रिजल्ट के ऊपर आगे हैं और बाकी जगहों पर बहुत कांटे की टक्कर चल। कितनी सीटें जीत जाएंगे झारखंड में आप? देखिए 5 दिन हमारे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है टाइगर से, इसमें तो कहीं कोई दाग नहीं रहेगा। बाकी कुछ कटवा आ गए थे भाजपा के समर्थन से, उन्होंने इस संघर्ष को कड़ा किया है, अंतर बचवा वो रिजल्ट भी हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन सर एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि झारखंड की सियासत के सबसे बड़े चेहरे हेमंत सोरेन है, इसमें कोई दो राय नहीं, और उनका जेल में जाना और उसके बाद ये चुनाव होना, सिंपैथी वोट भी अभी तक आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा रुझानों में। क्या जो सिंपैथी वोट है वो भी नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा अभी। आपका ना लायक प्रतिनिधि है, एंकरिंग करने से पहले फिर अपने प्रतिनिधि से ग्राउंड रिपोर्ट लेके ना हम लोगों जैसे तो बात कीजिए। नहीं सर, आप बताइए ना, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुधार करिए, मुझ में कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं सुधार दूं कि जो गुस्सा आदिवासियों का इस सरकार के प्रति है, जो भूलना है, उसका आक्रोश आपको गलत यूनिट में दिख रहा होगा, आपको नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि आपका चश्मा दूसरा है। आपको याद मेरा चश्मा वही है जो झारखंड के युवाओं का चश्मा है। जी हाँ, मैं इसलिए आपसे फिर पूछ रहा हूं सर, कितनी सीटें लेकर आ रहे हैं, मैं आपका आकलन मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा शुरू से हम कह रहे हैं कि हम 8 सीटों पर कड़े संघर्ष में है, नतीजा इसी पे लगभग जाएगा। ठीक, तो जेएमएम अपनी तरफ से कितनी सीटें देगा इंडिया गठबंधन को आपके मुताबिक? हम आगे सीटों पर कंट्रीब्यूट करें। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
तो ये थे जेएमएम के सबसे बड़े चेहरे सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कार्यक्रम का हिस्सा थे। उनका दावा अभी भी यही है कि भाई सरकार तो हम भी बनाएंगे, यहां सरकार बनाने के दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा बता रहा है इंडिया गठबंधन 232 के आसपास और एनडीए गठबंधन 294 के आसपास। कौशल किशोर हार गए, जिसका जिक्र आप कर रहे थे आशीष जी। कौशल किशोर, मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में कई चौंकाने वाले नतीजे आपको दिखेंगे, क्योंकि जिस तरीके की बीजेपी का परफॉर्मेंस है उसमें कई बड़े बड़े दिग्गज हारेंगे। जब अजय मिश्रा टेनी हारे थे तो मैंने कहा था कि आधे दर्जन मंत्री हारेंगे एक एक करके। आप देखिएगा जिसमें स्मृति ईरानी है, जिसमें कौशल किशोर हैं, कई महेंद्रनाथ पांडे हैं, अनुप्रिया पटेल हालांकि अब आगे हो गई हैं, मगर एक समय तक वही रोल कर रही थी और अभी काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में है। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सेटबैक तो देखिए बीजेपी के लिए है ही, और कई बड़े दिग्गज उन्नाव में है। ये चुनाव जीत गए जी एकदम, वहाँ काफी क्लोज कॉन्टेस्ट में थी, मगर साक्षी महाराज इस सीट को निकालने में, क्योंकि अनु टंडन वहाँ समाजवादी पार्टी से लड़ रही थी, मुझे लग रहा है मार्जिन बहुत कम होगा इस सीट का भी। काफी क्लोज फाइट वाली सीट थी यहाँ भी। तो जाहिर तौर पर देखिए एक चीज जरूर है जो मैंने जैसा आपको कहा कि सरकार बनाना बहुत तिलक जी इंटरेस्टिंग नहीं है। सरकार अब यहाँ से कैसे चलेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर देखूं। क्योंकि एक बात सही, एक प्रवक्ता थे जो आए थे, उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव मोदी की गारंटी पर ही लड़ा गया था। जी, जो गारंटी मोदी ने लोगों के बीच लेकर गए थे मोदी की गारंटी थी। अब चूंकि मोदी की सरकार तो नहीं है, ये एनडीए सरकार है, तो क्या एनडीए के सहयोगी जो तमाम हैं वो तैयार होंगे इस मोदी की गारंटी पर? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल। क्या नीतीश कुमार जो कई बार उलट कर चुके हैं, क्या वो मोदी की गारंटी पर अपनी बात पूरी करेंगे? एक सवाल और है जी, मोदी जी, अभी आपने भी कहा कि मोदी जी को तो कोरिलेशन गवर्नमेंट चलाने का अनुभव भी नहीं है, और देखी जाए तो इंडी गठबंधन इसलिए ही खुश है क्योंकि उनको लगता है मोदी ने गारंटी दी, मोदी ने अपना चेहरा दिया, उसके बावजूद भी 50 सीटें कम आ रही है एनडीए की। तो क्या आपको लगता है बीजेपी में कोई नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है? देखिए मुझे मोदी जी नैतिक तो मान लें कि हाँ अभी उनका चेहरा नहीं चला। मुझे देखिए लगता नहीं है, क्योंकि जो भी मैं जैसा सबसे पहले आपको कहा कि 10 साल सरकार में रहने के बाद कहीं भी किसी भी जगह, चाहे राज्य का चुनाव हो या केंद्र का तो एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, राज्य में भी 10 साल के बाद अगर आप मैंडेट लेने जाते हैं और फिर भी अगर आपको इतनी सीटें आती है, बहुमत के करीब आते हैं, ये अपने आप में आज के समय में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मिसाल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पंडित नेहरू के बाद शायद नरेंद्र मोदी बिल्कुल अकेले प्रधानमंत्री होंगे जो इस लगातार है तीसरी बार। तो एक तरीके से भले ही बहुमत नहीं मिला बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को, मगर जैसा मैंने कहा एक माइलस्टोन उन्होंने जरूर पा लिया है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पार कर वो 240 सीटों तक अगर आ रहे हैं तो एक बड़ा अचीवमेंट है। मगर मेरा जो कैविएट है, मगर क्या है कि जो नरेंद्र मोदी का आप पूरा देखिए, उन्होंने कहा कुछ बड़े फैसले लेने हैं 100 दिन के अंदर, पिछले 3 दिन के अंदर वो लगातार उन्होंने ताबड़तोड़ बैठकें की थी, सेक्रेटरीज को बुलाकर और रोड मैप तैयार कर दिया था। अब बड़ी बात यह है कि क्या जो उनका एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जिस बड़े फैसलों की वो बात कर रहे थे कि भाई मुझे 400 सीटें दीजिए क्योंकि कुछ बड़े फैसले मुझे लेने हैं, तो मेरा बस यही कहना है कि अब चूंकि नीतीश कुमार, टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, मेरे उनके साथ वो सरकार जब चलाएंगे तो बड़े फैसले जैसे आप टीडीपी की बात कर रहे हैं, बार-बार उनको दौरे डाले जा रहे हैं इंडियन अलायंस की तरफ से, तो वो भी हो सकता है कि कुछ कंडीशन रखने की स्थिति में आ गए हैं। क्षेत्रीय जाहिर तौर पर छोटी छोटी चीजें होती है। अब आप सबसे पहले यही देखिएगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी पिछले 10 सालों में नहीं थी, एनडीए की कोई बैठक नहीं होती थी। अब आप देखिएगा सरकार चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूर बनेगी। ये बात नीतीश कुमार सबसे पहले रखेंगे कि सरकार चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ करती थी। एक दूसरी बात, मंत्रालय जब बटेंगे, जिस तरीके का सेंट्रलाइज्ड वर्किंग स्टाइल था, देखिए अच्छा है बुरा वो डिबेटेबल है, मगर सेंट्रलाइज्ड वर्किंग स्टाइल जिस तरीके से पीएमओ चलाता था, एक तरीके से नजर रखता था तमाम चीजों पर मॉनिटरिंग वगैरह, अब चूंकि अपनी सरकार नहीं है, कितना इन्फ्लुएंस प्रधानमंत्री और पीएमओ अब कर पाएगा इस सरकार के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अपने दम पर उनके पास बहुमत नहीं है अभी। आप क्योंकि आशीष जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि भाई ये आंकड़ा इधर से उधर कितना होगा ये अब बहस का विषय नहीं है, विषय बस इतना है कि भाई अब आगे क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। क्या बदलाव देखने को मिलेंगे अगर ये नतीजों में बिल्कुल कन्वर्ट होता है जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है, तो क्या देश की सियासत पर इसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए आपका एक नया चैलेंज, एक नई चुनौती मोदी जी के लिए या मोदी सरकार के लिए ऐड ऑन हो जाएगी कि भाई हम 2, 4, 6 दलों को लेकर कैसे चलाएं।
लेकिन इनकी इस चीज की एक्सपर्टाइज इनके पास है, मोदी जी के पास या बीजेपी गवर्नमेंट के पास है कि बिना झुके हुए। अब आप मुझे ये बताइए कि जो और छोटे छोटे दल हैं या जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो किसको देंगे, समर्थन किसको देंगे? अगर वो बीजेपी को ही समर्थन देते हैं तो वहां पे भी उनको संतुलित रहना पड़ेगा, बार्गेन थोड़ा बहुत कर लेंगे, डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, ये धमकी नहीं दे पाएंगे कि भाई आप ऐसे नहीं करोगे तो हम सरकार गिरा देंगे। इतनी बड़ी ताकत छोटे दलों में भी नहीं आई है। और बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण कि गठबंधन को बहुत स्ट्रांग रूप में बनाया जा सकता है। अगर गैप बहुत ज्यादा होता, 50, 60, 100 लोगों का बाहर से समर्थन लेना पड़ रहा है, तो वहां पे डेफिनेटली कोई भी पार्टी प्रेशर में रहती थी। और ऑलमोस्ट मैं समझता हूं कि मे भी पॉसिबल कि बीजेपी बहुत क्लोज पहुंच जाए, 272 पहुंच जाए या कुछ हो जाए, 305-10 तक ये चले जाए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन सरकार ये अच्छे से चला लेगा क्या? देश की सियासत में क्या बदल सकता है इन नतीजों को अगर माने तो? नहीं, देश की इसका जिक्र अशीष जी करे तो बहुत लंबी बड़ी बात कह रहे थे, गहराई की बात। देखिए आप चुनाव में अगर ये बहुत अच्छा है, यानी 300, 350, 400 नहीं ले पाए, तो मोदी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि अपनी गारंटी को ही प्रूफ करना, जो उन्होंने नारे दिए हैं। तो हर हाल में वो अपना एजेंडा नहीं छोड़ेंगे। आप ये मोदी जी जाने भी इस चीज के लिए जाते हैं कि वो अपना एजेंडा नहीं छोड़ते हैं, कोशिश ये करेंगे कि जो गारंटियां उन्होंने दी हैं। तो एजेंडा क्या था? आपको क्या लगा इन 7 चरणों में चुनाव हुआ? क्या एजेंडा एक ही था, मोदी की गारंटी जिसकी चर्चा हो रही है। तो वो तो इस चीज को और प्रूफ करने पे लग जाएंगे कि आपने हमें कहा चरणों में अगर हम देखें तो मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। जैसे कई बड़े फैसले जो एक्सपेक्टेड था कि बीजेपी इस टर्म में लेगी, जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू उन लोगों में नहीं है जो इसको इंप्लीमेंट होने देंगे। इन प्रिंसिपल नीतीश कुमार इसका विरोध करते रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो फैसले जो आप पिछली सरकारों में देखेंगे, जो बीजेपी ने जिस तरीके से लिया, चाहे कश्मीर का हो, चाहे तमाम फैसले हो, उस तरह के बड़े फैसले लेने में जो सहयोगी हैं, खासकर से 2 बड़े जो सहयोगी हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, कहीं ना कहीं मैंने जैसा कहा कि एक बीजेपी को एक बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। वो जो रामपुर में नकली चुनाव जीत गए, रामपुर में समाजवादी पार्टी ने जो है जीत हासिल कर ली है, ये भी एक बड़ी दिलचस्प खबर है। और खासतौर पर रामपुर की सियासत का जिक्र करें तो आजम खान वाला सेक्टर जो है, यहाँ साफ तौर पर अगर देखें तो अखिलेश यादव के नकली जीते हैं, यानी कि 2 अलग अलग सपा है वहां पर, एक आजम खान वाली सपा और एक अखिलेश वाली सपा कहा जाता है। मेरा कहना आशीष जी, मैं एक बयान देना चाहता हूँ आपको। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, उनसे जब धारा 370 के बारे में, राम मंदिर के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा था कि अब हम उसमें अपनी सरकार में नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं है, इसलिए हम इनको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, हम ये फैसला लेंगे और उसको लागू करेंगे। तो वो जो प्रॉब्लम है, जो अटल जी के साथ दिक्कत आ रही थी काम करने में, वो दिक्कत अब मोदी सरकार के साथ आने वाली है। यानी मोदी सरकार फैसला लेते हुए अकेले फैसला नहीं लेती, यानी कह रहे हैं दबाव में काम करने वाला कई तरह की चीजें हैं, आप देखिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन दोनों बार 2014, 2019 पूर्ण बहुमत होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर जो उनके साथ दल थे, जितने भी अलायंस के थे, सबको बराबर सम्मान दिया, बराबर से उनको मंत्री पद भी दिया और बराबर उनको अपने साथ रखा है। वो चाहते थे तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन वो अच्छा चला लेंगे। जी बताइए। चंद्रबाबू नायडू पिछले 10 सालों से बाहर है, कुछ नहीं हुआ। आप नीतीश कुमार की बात करिए, हर तरफ घूमने टहलने के बाद ऑप्शन क्या है? आपको लगता है क्या कि ये इतने स्ट्रांग है कि अपने बहुत बड़े साथी या एलआई को ये चुनौती दे देंगे? ये भी एक तरीके से ढलान पे है। इनको अस्तित्व बनाकर बचा करके सरकार में बने रहना इनके लिए ज्यादा जरूरी है, रेदर देन किसी मुद्दे पे फाइट करके अलग हो जाना। वो इनको पता है कि अगर वो कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे तो इनके जाने से कांग्रेस भी सरकार नहीं बना पाएगी। इसलिए जितने भी छोटे विपक्षी दल बीजेपी के साथ आएंगे, वो क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे कि सरकार में बने। अनुप्रिया पटेल मान लीजिए, पता नहीं जीतेंगी कि हारेंगी, वो क्या विरोध करने के कंडीशन में होगी? उनकी प्रायोरिटी होगी कि भाई हम सरकार में बने रहे, हमारी पोस्ट बनी रहे, तो वो इसलिए आएंगे। वो इस कंडीशन में इतने कमजोर रहेंगे कि वो चुनौती देके, धमकी देके, बार्गेन करने के कंडीशन में नहीं रहेंगे। अगर फैसलों पर तो असर पड़ता है ना। नहीं, जैसे जो आशीष जी बात कह रहे हैं, राष्ट्र से रिलेटेड अगर यूसीसी पे और एनआरसी इन सब के फैसलों का विरोध
नीतीश जी कर देंगे ना तो वो राष्ट्रद्रोही नजरों में साबित हो जाएंगे। बीजेपी एलआई का कौन सा राष्ट्रद्रोही साबित है? ऐसा है, ये तो एक राष्ट्र ये बोला जाएगा कि ये राष्ट्र कैसे? आप मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी ये कहती है कि पीओके लेने की हम बात करते हैं तो क्या नीतीश जी बोलेंगे नहीं? ऐसा नहीं होता है। बंगाल में ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। अयोध्या सीट हार गई बीजेपी, अयोध्या सीट हार गई बीजेपी। एक बड़ी खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है, अयोध्या की सीट हार गई बीजेपी। जिस नैरेटिव पर चुनाव लड़ा गया उस राम मंदिर के द्वार से बीजेपी चुनाव हार गई, अयोध्या से चुनाव हार गई बीजेपी। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बात बता रहा था, अब देखिए ये कैसे है जी। यहाँ पर दो फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो लल्लू सिंह, जैसा मैंने कहा 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी, उनके खिलाफ बहुत नाराजगी हो। दूसरा जो मैं कह रहा था कि दो फैक्टर, दूसरा एक जनरल सीट है फैजाबाद, वहां से समाजवादी पार्टी ने दलित को उतारा। आप देखिए जो जीते हैं ये अवधेश प्रसाद, ये दलित है। तो अपना मैंने जो कहा कि समाजवादी पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग, एक तो कि एक जनरल सीट से दलित को लड़ा दिया अयोध्या की सीट से, आप समझिए। तो एक तरफ आप जो है मंडल की राजनीति कर रहे थे कि राम का मुद्दा था कमंडल, और एक तरफ मंडल था, उन्होंने अपने जातीय समीकरण को साधा था कि एक जनरल सीट से दलित उतार दिया। तो मैंने कहा बीजेपी के लिए दोहरी मार थी, एक कि उनके जो सांसद हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, दूसरा सहयोगी लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़ गए मोहम्मद आसिफ। आसिफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी। क्या कुछ अपडेट आपके पास? यूपी की सियासत से तो बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं, यादव परिवार में खुशी की लहर है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल तिलक जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव का जो अप्रत्याशित परिणाम सामने आ रहा है, कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी ने हरा दिया। हालांकि अगर बात करें राजनाथ सिंह की सीट की तो यहाँ पर काफी तेज फटका दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर राजनाथ सिंह को जीत दर्ज हुई है। और बात करें कई कैबिनेट मंत्रियों और मंत्रियों के बेटों की, तो जिस तरह से घोसी के साथ साथ संत कबीर नगर सीट पर भी एनडीए को बड़ा झटका लगा है। और वहीं बात घोसी में क्या अपडेट है के पास? घोसी में क्या हो रहा है? ये घोसी में अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बेटे चुनाव मैदान में थे, और यहाँ पर राजभर के बेटे का क्या अपडेट है? उनके पुत्र चुनाव में यूपी राजभर के चुनाव परिणाम की बात करें तो यूपी राजभर के बेटे घोसी सीट पर चुनाव टाइट हो पड़े, और यहाँ पर राजीव राय जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, काफी मतों से आगे जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ भी यूपी राजभर के बेटे को कहीं न कहीं निराशा हाथ लगती दिख रही है। उनकी जो जीत के दावे किए जा रहे थे हार में बदल रहे हैं। और तरह से अगर लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आरिफ मार्शल बने हुए थे लखनऊ से, वो बता रहे थे बड़े बड़े चेहरे जो चुनाव हार गए या हार की कगार पर खड़े हैं, उन चेहरों का जिक्र लखनऊ से कर रहे थे। लेकिन ए.के. मिश्रा जी, जो बात आप कह रहे थे उस बात को पूरा करिए आप। नहीं देखिए, मैं अयोध्या में बताइए बीजेपी हार की चुनाव नहीं, ये है अब अयोध्या में बीजेपी हार गई तो मेरे ख्याल से ये हार की जीत है, उसके पीछे कारण है। अब ये तो नहीं बोलेगा में जीत गई, नहीं मैं सिद्धांत की जीत हुई है, सिद्धांत की। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे कि जी ईवीएम खराब है, अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि जाति पाति इन सब चीजों, अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि भाई किसी का शोषण मिश्रा जी बहुत दिनों से किया गया है। आशिष जी कर रहे थे वहां पर क्या चीज जाति वाला फैक्टरी तो जिक्र कर रहे थे वो वहां पर मंडलों का मंडल वाला आरोप ये लगाते थे विपक्ष वाले कि पिछड़ों को, दलितों को, बहुत सारे लोगों को दबा के रखा जाता है। अब ये तो आप नहीं बोलोगे ना, अब विपक्ष वाले अब ये तो नहीं। लेकिन इस चुनाव में विपक्ष 4-5 चीजों का जवाब विपक्ष को मिला। कोई भी विपक्ष वाला ये नहीं बोल रहा है कि जी ईवीएम खराब है, जाति पाति धर्म इन सब के मुद्दों पे जो बात होती थी, अगर ऐसी नहीं होती तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग क्यों जीतते, दूसरे धर्म के लोग क्यों जीतते, जिसका कि ये आरोप लगाते थे।
तो कहने का मतलब यह है कि चुनाव है, वो निष्पक्ष है, जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। तो विपक्ष की राजनीति की जो प्रिंसिपल है, जो बेड है, जो उसका सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का जवाब विपक्ष को मिल गया। लेकिन चुनाव अच्छा लड़ा विपक्ष ने कि नहीं? नहीं, विपक्ष को यही तो फायदा है। देखिए, मरते हुए विपक्ष को सरकार ये नहीं बनाएंगे, ये क्लियर है। हाँ। लेकिन जो 10 सालों से इनका मनोबल टूटा हुआ था, जो ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, अब ठीक है, 5 साल अभी और है अगली बार, लेकिन अब की बार विपक्ष अगर चाहेगा, मेहनत करेगा तो अच्छे तरीके से। और ये बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है। राहुल गांधी बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। नहीं, बिल्कुल विपक्ष के लिए, बीजेपी के लिए भी ये चुनौती है। विपक्ष को तो छोड़िए कि आप अगर अभी सचेत नहीं हुए तो ये आपके लिए अंतिम मौका है। इसी हिसाब से चलेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2029 में आपके लिए खतरा हो जाए। नहीं, मैं राज्य वाइज आपसे समझना चाहूंगा, आपको क्या लगता है किस राज्य में सबसे ज्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम देखें तो वहां से तो नतीजे चौंकाने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जहां से उम्मीद थी बीजेपी को, वहां भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ अगर राज्य वाइज समझे। हाँ, अगर हम पश्चिम बंगाल की पहले बात कर लें, मुझे ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में, देखिए, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट एक चीज को और दर्शाता है कि ग्राउंड पे पकड़ सबसे पहली राजनीति की कसौटी होती है। अगर ममता बनर्जी को इतनी सीटें मिल रही हैं तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि ग्राउंड पे मतलब बूथ लेवल पे पकड़ वहां पे उनकी बहुत बड़ी मजबूत है। केवल मीडिया के थ्रू, इंडिया अलायंस ने भी मीडिया का बहुत प्रयोग किया, स्पेशली कांग्रेस ने, उसका उन्हें फायदा तो मिला, लेकिन उस बेंचमार्क तक पहुंचने का फायदा केवल मीडिया के थ्रू या केवल किसी एक चीज के सहारे नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे अगर आप मजबूत है, यही चीज दूसरे स्टेट के लिए। अब आप महाराष्ट्र की अगर बात करिए, महाराष्ट्र में जहां 5-6 दल बने हुए हैं, टूट के शिवसेना 2 भाग में, एनसीपी, उसके बाद बीजेपी, यानी बहुकोणी मुकाबला एक तरीके से है वहां पे। अब वहां पे देखिए, मेरे ख्याल से जो रिजल्ट्स आपके बता रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी प्लस ही वहां पे जीत रही है, जबकि शरद पवार जैसे दिग्गज है। जबकि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक वो चीज माना जा रहा था। ठीक है, हो सकता है 100% सीटें वो ना ले आए, अच्छा ना ले आए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरना, तो ये बताता है कि सेक्टोरल पॉलिटिक्स, दिस इज वन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल कैंडिडेट कई जगह ऐसे भी है। और जाति और धर्म की जो बात करते हैं ना, ये भारतीय राजनीति में अभी भी ये बेसिक प्रिंसिपल है, इसको तोड़ना मुश्किल है। लोग बोलते हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं विपक्ष से, बोलते हैं जाति पात की बात मत करो, धर्म की बात मत करो, और जातियों के आधार पर इन्होंने टिकट दिए हैं। सारे पैनलिस्ट यही बोल रहे थे ना, तो एक तरफ तो बोल रहे जाति पात की बात, जातियों के आधार पर बनाए जाते हैं, वो तो जाति के आधार पर जनगणना करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वही बोल, कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एक तरफ तो बोलेंगे कि जाति पाति धर्म इनकी बात मत करो, दूसरी तरफ टिकट और चुनाव का मुद्दा वही होगा, फार्मूला वही बनेगा। तो इसको तोड़ना अभी भी बहुत मुश्किल है। गर्ग साहब, जल्दी से आपके तुरंत फिर राजनीतिक बयान आ रहे कुछ। मैं 2 बातें कहना चाह रहा था। एक तो अभी जो बात चल रही थी कि जब कोalition की गवर्नमेंट होगी तो मोदी सरकार जो अपने एजेंडा है उसको कैसे लागू करेगी। मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं था, उसके बावजूद भी उसने वो फैसले वहां से पारित करा लिए जो देश हित में माने जाते थे। धारा 370 का होगा या आपका ये सीए होगा, आखिर कैसे संभव हुआ? यानी कहीं ना कहीं से उनका मैनेजमेंट काम करता है। ऐसे क्रिटिकल मुद्दों पे वो कहीं ना कहीं विपक्ष को अपने साथ, और इनके कुछ हिस्से को विपक्ष को अपने साथ साधने में सफल होता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ ऐसा तो रहेगा कि इसको साथ लेंगे। वही चीज तो मैंने बोली कि भाई, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जेडीयू और टीडीपी, ये जरूर है कि दोनों दल मिलकर 30-32 सीटें ले रहे हैं, तो ये इफेक्टिव रहेंगे किसी भी सरकार के साथ। कुछ राजनीतिक बयान प्रतिक्रिया सामने आ रही है, प्लीज जरा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, प्लीज जरा प्ले करिएगा। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव का जो चरण चल रहा था, लोगों को इंतजार था कि आज जो है कि 4 तारीख का आज मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में शुरू हो गई। वही बता दें कि जो बक्से बंद थे उसमें तकदीर उन लोगों की ग्रामीण क्षेत्रों की और शहरी क्षेत्रों की बंद थी, उसमें आज खोले जा रहे हैं और उनकी काउंटिंग की जा रही है सुबह 8 बजे से। वही बता दें कि यहाँ की जो वर्तमान प्रत्याशी सांसद अनुप्रिया पटेल स्टार्टिंग चरण में उनकी सीट आगे जा रही थी, फिर कुछ समय बाद जो दूसरा तीसरा चरण चलने लगा, फिर रमेश बिंद का जो रेसिंग घोड़ा है वो रेसिंग घोड़ा एकदम आगे जबरदस्त जाने लगा है। वही बता दें लोगों को बेसब्री से अपना इंतजार है किसी अपना दल पार्टी को कि अपना दल आगे जा रही है, और वही सपा प्रत्याशी लोगों के जो कार्यकर्ता उनको भी लग रहा है कि हमारी सरकार आगे जा रही है। अब देखना ये जाएगा 5 बजे तक जो फाइनली रिजल्ट आएगा कि इसका घोड़ा का रेस जो है जो मतगणना प्रारंभ हो चुकी है।
सभी पोलिंग एजेंट्स हमारे मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं और हम ये सब देख रहे हैं कि जिस ढंग से चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 80 की 80 सीटों पर विजयश्री हासिल करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को देश की जनता अपने देश के प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक के रूप में रात दिन मेहनत कर करके देश के हित। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने लगे हैं और जो एग्जिट पोल में दिखा था वो एग्जिट होने भी लगा, यानी वो सच साबित होने लगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो रुझान आए थे, रुझानों में जो दिख रहा था कि उत्तराखंड 5-0 वो सच साबित हो रहा है, उसी ओर आगे बढ़ भी रहे हैं, क्या कुछ? मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी देवतुल्य मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 500 सीटों पर कमल खिलाया है, 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। निश्चित रूप से हम संकल्पबद्ध होकर, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम प्रदेश का और तेज विकास करें, सुशासन करें, अंतिम छोर तक व्यक्ति को सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम करें। हमारा प्रोत्साहन हुआ है। निश्चित रूप से हम जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। सर, उत्तराखंड में तो आपने लगातार चुनावी रैलियां करती है, एक दिन में 3-3 विधानसभाएं कर, बाहर दूसरे राज्यों में भी आपने 80 से ज्यादा सभाएं करेंगे। आप देखते हैं सर, उन जगहों पर रिजल्ट जैसे भी आ रहे हैं, उनको संतुष्ट है सर उन परिणामों से? पूरे देश की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए गठबंधन को अपना पूर्ण बहुमत दिया है और 10 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश को एक स्थिर सरकार मिली है, मजबूत सरकार मिली है, देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली सरकार मिली है, गरीबों का कल्याण करने वाली सरकार मिली है और फिर से उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये बहुमत मिला है। देश आगे बढ़ेगा, जिस तेज गति से देश का विकास चल रहा था वो तेज गति से आगे बढ़ेगा। सर, इंडी गठबंधन के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि उनका प्रदर्शन भी पहले की तुलना में कुछ तो कहें? देखिए, वो तो चूंकि ये गठबंधन चुनाव तक का गठबंधन था और ये कोई देश बनाने का गठबंधन नहीं है, सरकार बनाने का गठबंधन भी नहीं है। ये सब आपस में अभी चूंकि चुनाव हो गया है तो आगे इनकी कहानियां अलग अलग चलेंगी। सर, अब जो राज्य की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अब चुनाव परिणाम में जो समर्थन आप मांग रहे थे वो मिल चुका है? हम प्रदेश की जनता का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, गरीब कल्याण की, सुशासन की, अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुंचे, उन सब कामों को आगे बढ़ाएंगे। मातृशक्ति के उत्थान के लिए, विशेषकर मातृशक्ति का हमेशा चूंकि उनका उत्थान, उनको आगे बढ़ाना ये हमारी प्राथमिकता में रहा है। उसके लिए हमने मातृशक्ति के उत्सव पूरे राज्य के अंदर किए थे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। महिला कल्याण की और योजनाएं लाएंगे, नौजवानों के कल्याण के लिए लाएंगे, गरीब कल्याण के लिए लाएंगे। हमारे किसान भाई जो अलग अलग चूंकि भौगोलिक परिस्थिति में रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में अलग है, पर्वतीय क्षेत्र में अलग है, हम उसके अनुरूप जो योजनाएं हमारी हॉर्टिकल्चर में चल रही है, एग्रीकल्चर में, फिशरीज में, पशुपालन में, उन सबको अलग अलग कैटेगराइज करके जहाँ के लिए जो योजनाएं अच्छी होंगी, उपयुक्त होंगी, वहाँ के लोगों के लिए उपयुक्त होंगी, उन सबको धरातल पर उतारेंगे। इसके साथ साथ जो हमने इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट का भी क्योंकि ग्राउंडिंग शुरू हो गया है, उस ग्राउंडिंग को भी हम और तेजी से बढ़ाएंगे, जिससे नौजवान युवाओं को हमारे रोजगार से जोड़ने का अवसर मिलेगा। सुशासन करेंगे, प्रदेश के अंदर एक पारदर्शी जो व्यवस्था देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरियों में हमने पारदर्शिता शुरू की है, उसको और आगे बढ़ाएंगे। नकल रोकने का जो काम है वो हमारा शुरू हो गया, वो और आगे चलेगा। नियुक्ति देने का काम चला था, वो अभी अनवरत रूप से आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं भी आगे चलाएंगे। हर क्षेत्र में हमारा ये उद्देश्य है कि हर वर्ग का उत्थान हो। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जब चुनावी परिणाम आ चुके हैं, ऐसे में राज्य की जनता का आभार भी प्रकट करना और आने वाले दिनों में भी एक कोशिश रहेगी कि राज्य में सुशासन की जो दिशा निर्धारित सरकार की रहती है वो आगे बढ़े, पारदर्शी तरीके से काम हो सके। कैमरा मैन चुनाव था तभी के इंडिया वाइज देहरादून। पुनिया पूर्व सांसद कांग्रेस के हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से आज बाराबंकी सीट जीत रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? तनुज पुनिया जीत रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? आइए सरकार भी आ गए। तनुज पुनिया जी ने जो चुनाव लड़ा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के रूप में बाराबंकी से,
25 राउंड में 1,72,000 से आगे चल रहा है लीड। और ये लीड जब मैं चुनाव लड़ा था 2009 में तो 1,67,000 के मार्जिन से मैं जीता था। तो मेरे रिकॉर्ड को तनुज ने तोड़ा है, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी था। और जिस तरह से हर रुझान में हर राउंड में वो जीतते जा रहे हैं, बढ़त हासिल करते जा रहे हैं, तो 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे थे तो क्या नर्वसनेस थी कि कुछ नर्वस नजर आ रहे थे आप लोग? नहीं, वो तो जनता का जो रिस्पॉन्स था और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और शीर्ष नेता जुट के लगे हुए थे ग्राउंड पे जनता से जन से संपर्क करते हुए, तो उसे बहुत स्पष्ट हो गया था कि जनता चुनाव लड़ रही है और अब कोई रोकने वाला नहीं। इंडिया कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या लगता है? जिस तरह बढ़त बना रही है कांग्रेस, तो क्या लगता है रिकॉर्ड तोड़ रही है पिछले मुद्दे? रिकॉर्ड तोड़ भी रही है और उसके अलावा जो रुझान आ रहे हैं इंडिया गठबंधन की बढ़त हासिल कर रही है, तो हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी की विदाई है। रुझान जो शुरू हुए थे वो धीरे धीरे परिणामों में तब्दील होते जा रहे हैं। तस्वीर जो धुंधली थी वो अब काफी क्लियर हो गई है और ऐसे में बहुत कुछ साफ है, बहुत कुछ क्लियर है और डाउट की यहां पर गुंजाइश अब बचती नहीं है। हालांकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन इतनी भी ज्यादा अनिश्चितता यहां पर होती नजर नहीं आ रही है फिलहाल, क्योंकि जितनी होनी थी वो हो गई है। 295 फिलहाल एनडीए और 231 इंडिया गठबंधन। हमारे साथ लगातार तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करते जा रहे हैं। हमारे साथ एलपी सिंह जुड़ गए हैं, परिचय के मोहताज नहीं। एलपी सिंह जी, सबसे पहले ये जो परिणाम है ये क्या कह रहे हैं, क्या से क्या होता जा रहा है देखते देखते? देखिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा गठबंधन आज भी सबसे ज्यादा सीटों पर है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट है सरकार बनने में। सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ मिलकर अपने बना लेगी। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि अभी जब अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया में क्या है, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ये कह सकें कि कौन उनका प्रधानमंत्री का दावेदार है। राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश जी हैं, शरद पवार जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं, या लालू यादव जी या तेजस्वी यादव है, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन वहां पर आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक हमारा नेता है जिसके ऊपर सबका गठबंधन मिलकर काम कर रहा है, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी मानना पड़ेगा कि उस तरह का जन समर्थन जिसकी आप बात कर रहे थे वो नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल ठीक है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उसमें कुछ अच्छे काम होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी बहुत हमारी लगता है कि कहीं ना कोई ऐसी कमी रही होगी कि हम लोग और ज्यादा बहुमत के साथ आने चाहिए तो वो नहीं आ पाए हैं, कि चाहे वो किसान आंदोलन से जुड़े रहे हों या पिछले जो कोरोना टाइम में हम लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे कि हम लोग आज आगे नहीं आ पाए हैं। तो आज भी लेकिन ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और अपनी सरकार बनाने में, गठबंधन के साथ सरकार बनाने में सक्षम है। सरकार आप बना रहे हैं? बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। कोई बाधा नहीं, बाधा तो कोई है नहीं, क्योंकि 272 सीटें चाहिए, 295 सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। टिके रहेंगे? बिल्कुल टिकेंगे, बिल्कुल। सबने मिलकर चुनाव लड़ा है, सब मिलकर काम करेंगे, पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ चूंकि अनिल गर्ग भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और डॉक्टर अमरनाथ पासवान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप हमारे साथ बने रहिए। अनिल जी, पूरा जो परिणाम फिलहाल आ गया है और इसमें अब अदला बदली होगी तो 2-4 सीटों की दर उधर होगी, इससे ज्यादा होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जो 10 साल सरकार रही और अब ये जो 5 साल चलेगी, अगर बनती है और नजर आ रही बनती हुई, लेकिन उस तरह का काम जो है, जो आजादी के साथ इस सरकार ने अभी 10 साल काम किया, अब वो आजादी तो फिलहाल नहीं रही, ये कहा जा सकता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। जितनी अगर आप शब्द इस्तेमाल करो, अपनी मनमर्जी के तरीके से मोदी सरकार चली थी, बीजेपी अपनी मर्जी से फैसले लेती थी और साथियों को मानने पड़ते थे। अब शायद ये नहीं रहेगा जैसे अपने
साथी आशीष जी ने बताया कि हो सकता है कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट की जो चलेगी उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, कमेटी में कैबिनेट में जाने से पहले किसी मामले को उससे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी में उठाया जाए, उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी पास करे तो फिर वो कैबिनेट में मामला जाए और फिर वो पार्लियामेंट में जाए, ये हो सकता है। लेकिन दो तीन चीजें बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए अलायंस को अपेक्षाकृत जो उनको उम्मीद थी वैसा बहुमत नहीं मिला, और इंडिया अलायंस उनको लग रहा था कि भैया हम 200 पार कर जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उनको अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा अच्छा मिला। इसलिए अभी देखा जा रहा है कि एनडीए अलायंस के लोग बहुमत प्राप्त करने के बाद भी खुश नहीं है, तो इंडिया अलायंस के लोग गदगद हो रहे हैं, उनको लगता है हमने सरकार बना ली है। बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। मुझे लगता है कि बदलने वाली सरकार एनडीए अलायंस की बनने वाली है। और जहां तक सवाल है कि उनके साथी घटक दलों का, देखिए एक चीज बात पक्की है, किसी भी घटक दल पे कोई गारंटी तो आप नहीं बोल सकते। अभी जैसे डीवीडी की इसकी बात चल रही है, अपने जेडीपी की बात चल रही है, अपनी टीडीपी की बात चल रही है, लेकिन एक बात ये मानना चाहिए, ऐसे ही घटक दल इंडिया अलायंस में भी है। और अभी तक तो रिकॉर्ड ये देखा गया है कि घटक दलों को अपने साथ लाने में बीजेपी और एनडीए मास्टर रही है, तो ये मान के चलना कि मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को मालूम नहीं है शब्द कहीं है कि नहीं है, लेकिन ये तो पक्का रहा है कि अभी तक एनडीए अपने खाने में, अपने खाते में लोगों को जोड़ने में ज्यादा कामयाब रहा है इंडिया अलायंस के मुकाबले। तो ये कहना कि इनके लोग चले जाएंगे और उनके लोग नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। अगर उनके लोग जा सकते हैं तो उनके लोग उनसे ज्यादा आ भी सकते हैं। तो मैं मांग करता हूँ अगली सरकार भी एनडीए अलायंस की बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले अमरनाथ जी, ये जो अनिल गर्ग साहब बता रहे थे, डरा रहे थे ये कह रहे कि जिन नीतीश कुमार की बात कांग्रेस कर रही है, टीडीपी की बात कर रही है, ऐसे घटक दल तो कांग्रेस के साथ भी है और माहिर दरअसल लिए हैं। जी बोलिए। चलिए आपसे संपर्क करते हैं, कुछ तकनीकी खामियां आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मेरी बात उनको ज्यादा डरा गई। चलिए आशीष जी, ये जो क्योंकि ये बात है, ये बात की चर्चा लगातार है। एक पहली बात, चूंकि आपने कई सरकारों को देखा काम करते हुए और इस सरकार को भी देखा तो 10 साल से काम कर रही थी, और अब एक यही कैबिनेट, यही प्रधानमंत्री, लेकिन काम करने और चूंकि एक मुश्किल और है, वो मुश्किल ये है कि इनको इस तरह की सरकार चलाने की आदत भी नहीं रही, गुजरात में भी नहीं रही और यहां पर भी अगर हम बात करें तो कैसे होगा ये सब। देखिए, एकदम मैंने जैसा यही कहा कि सरकार बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जितना ये देखने में इंटरेस्ट होना चाहिए कि सरकार चलेगी कैसे। क्योंकि क्या है, बहुत ही नया है। जिस तरीके का नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है, बहुत ही डोमिनेटिंग है और बहुत ही बड़े फैसले लेते हैं। कोalition गवर्नमेंट में देखिए लिमिटेशंस होते हैं, आपको पता ही है। और खासतौर पर जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी हैं और उनके नंबर्स इस वक्त अच्छे हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के पास वो फ्री हैंड तो नहीं रहेगा। देखिए, छोटी छोटी चीजों पर आप सबसे पहले मंत्रिमंडल के गठन में ही आप देखिएगा खींचतानी, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, आप देखिएगा। नीतीश कुमार पिछली बार भी शामिल नहीं हुए थे सरकार में जी, तो आप कह रहे थे कि पिछली सरकारों में बिल्कुल जो एकनाथ शिंदे ने जब बताया थे अलग हुए थे, जब तब भी वो शामिल नहीं हुए थे, डीएल में उन्हें शामिल नहीं किया था। तो उस वक्त क्या है, बीजेपी के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो नीतीश कुमार को इग्नोर कर सकते थे। जो शिवसेना का शिंदे फैक्शन है वो चाहता था कि सरकार में उन्हें मंत्रालय मिले, उन्हें नहीं मिला, बीजेपी ने उन्हें इग्नोर किया क्योंकि उनके पास खुद के 303 सांसद थे, तो कंफर्टेबल पोजीशन में थे, आप डिक्टेट नहीं कर सकते थे उनको। मगर अब ये स्थिति नहीं है, अब तो मनमाफिक मंत्रालय भी मांगेंगे और नंबर ऑफ मंत्री भी बताएंगे कि हमारे कितने होने चाहिए और क्या होने चाहिए, तो भी समझाना पड़ेगा। और जीतन राम मांझी गृह मंत्रालय को बार्गेनिंग होगी। जीतन राम मांझी अकेले अपने पार्टी के सांसद हैं। अभी मेरी बात हुई थी तो वो खुद भी जो है वो कह रहे थे कि मतलब उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा दावा इस बार बहुत मजबूत है, बिहार में हमने इतना अच्छा प्रबंधन कि इस बार हमें मंत्रालय चाहिए ही चाहिए। तो आप समझिए, एक पार्टी के सांसद को भी अगर मंत्रालय चाहिए तो फिर बाकी जो बड़े दल हैं जिनके 15-15, 16-16 सांसद हैं, तो एक नया अनुभव होगा। देखिए, ये नहीं कहूंगा वो एक्सपर्टाइज है, अमित शाह से ज्यादा इस वक्त इक्विप्ड कोई और पॉलिटिकल मैनेजमेंट का आदमी इंडियन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में नहीं है, ये बात सही है। तो अमित शाह इन चीजों को हैंडल कर लेंगे। अभी जैसा मेरे सूत्रों से बात हुई, अमित शाह का फोन लगभग सभी एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं को जा चुका है। जब तक कि कुछ और कोई कर पाता तब तक उन्होंने सबको जीत की बधाई भी दी है, तमाम लोगों को कल दिल्ली भी बुला लिया है। तो अमित शाह कहीं ना कहीं एक्टिव है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं है। मगर फिर भी जैसा मैंने बताया, कोalition को इकट्ठा रखना और सरकार चलाना दोनों देखिए अलग अलग चीज है। एनडीए एज ए कोalition तो एक रहेगा, मगर जिस तरीके से सरकार में बड़े फैसले जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं,
सबसे पहले जो उन्होंने कहा कि 100 दिन का मैंने एजेंडा तैयार कर लिया है, कुछ बड़े फैसले मुझे इंप्लीमेंट करने हैं। पिछले 3 दिन से लगातार वो बैठ के भी कर रहे थे सेक्रेटरीज वगैरह के साथ। मुझे लगता है अब इन सारी चीजों पर रीथिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिगर्स बीजेपी को एक्सपेक्टेड नहीं थे। भले ही बीजेपी और एनडीए सरकार बना रही है, मगर ये फिगर्स कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। बीजेपी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको ये था कि कम से कम अपने दम पर 272 तो जरूर आ जाएगा। ये बीजेपी ने कहीं से नहीं इमेजिन किया था, ना किसी एग्जिट पोल ने बताया था कि बीजेपी बहुमत से कम रह जाएगी। तो बीजेपी की सारी तैयारियां जो अगले 100 दिन की थी सरकार की, वो ऐसी थी कि जहां पर बीजेपी अब पूर्ण बहुमत के साथ खुद आ रही है और अपने फैसले लेगी, सरकार चलाएगी। अब जबकि अपना बहुमत नहीं आया है, फिर से पूरे प्लान्स को रीड्रॉन करना होगा, सारे मंत्रालयों का डिवीजन होगा। आप सहयोगी दल बड़े मंत्रालय मांगेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, जेडीयू गृह मंत्रालय छोड़कर बाकी तमाम मंत्रालयों पर, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय छोड़कर बाकी तमाम मंत्रालयों पर देखिएगा आपका दावा इनका होगा। और चूंकि मैंने कहा कि पिछले 2 सरकारें अलग सरकार, एक अपडेट भी आ रहा है इस वक्त और अहम अपडेट है, दर्शकों को दे देते हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीत गए। जी हाँ, मध्य प्रदेश की अहम सीट है, 4 लाख से ज्यादा वोटों से। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा से जीते हैं ये। बिल्कुल फिगर शायद करेक्ट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 8 लाख से ज्यादा से जीते हैं शायद। अपनी टीम से कहूंगा चेक कर लें इनका आंकड़ा, 4 लाख मेरी जो जानकारी है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले इस वक्त जो तमाम रिजल्ट डिक्लेयर उसमें शिवराज सिंह चौहान है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज शिवराज ये और है कि देखिए 2 राज्यों में 2 बड़े दिग्गजों को 6 महीने पहले बीजेपी ने अलग किया। एक शिवराज सिंह चौहान थे जिन्हें मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से अच्छी जीत के बाद भी उन्हें हटाया गया। दूसरी तरफ राजस्थान में वसुंधरा राजे को भी हटाएगा। मगर दोनों राज्यों में देखिए दोनों छत्रों ने अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया। वसुंधरा राजे ने वहां चुनाव लड़ने से मना कर दिया, चुनाव नहीं लड़ी। पूरे कैंपेन में उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, लग रही। उसका नतीजा सामने यह है कि 25 में से 11 सीटें बिल्कुल वहां पर बीजेपी हार गई। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी मनाने में कहीं ना कहीं सफल रही। प्रधानमंत्री खुद वहां गए थे, उन्होंने ये कहा था कि एक बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली में मिलने वाली है। मेरे हिसाब से या तो केंद्र में देखिए 8,20,000 से यानी सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले शिवराज सिंह चौहान है। 2 चीजें तय है, या तो जेपी नड्डा के बाद शिवराज सिंह चौहान अगले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, या फिर केंद्र में जो टॉप 5 मंत्रालय होता है उनमें से एक मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को मिलेगा। ये तय है। ये उनकी लॉयल्टी के कारण दिया जाएगा। 29 की 29 सीटें उन्होंने बीजेपी को वहां दिलाई है। अगर वसुंधरा राजे की तरह शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अगर कुछ खेल कर देते तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी खेला हो जाता है बीजेपी का, मगर वहां पर उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई है। इसका मुझे लग रहा है इनाम उन्हें जरूर मिलेगा और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में दी जाएगी। और जिस तरीके से विदिशा में लोगों ने उन्हें 8 लाख से बड़े मत से जिताया है, ये भी इसी बात का संदेश है कि वहां के लोग चाहते हैं कि उनका परफॉर्मेंस वो लंबे समय तक वहां मुख्यमंत्री रहे। बड़ी बहुमत के साथ उन्होंने रिटर्न किया था, फिर भी वहां मुख्यमंत्री बदला गया था। और उसके बाद अब लोगों ने यह मैसेज दिया है कहीं ना कहीं जो बीजेपी की हाईकमान है कि शिवराज सिंह चौहान का जो मान सम्मान है वो रखा जाए और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जिसकी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह के गए। तो आने वाले समय में आप देखिएगा शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के जो 5 बड़े चेहरे होंगे उनमें से बन जाएंगे दिल्ली आकर। जाहिर सी बात है। डॉक्टर अमरनाथ जी आवाज आ रही है जी? अब आवाज आ रही है तो सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद अगला सवाल करता हूं। क्या सवाल है? सवाल सर सिंपल सा ये था कि आप खुशी मना रहे हैं या इस बात का गम भी है कि सरकार बनाने से चूक गए और बदले में जो दावे आप कर रहे हैं और उन दावों के बदले जो अनिल जी ने बात कही कि उधर दूसरी तरफ भी जो लोग हैं वो आपसे ज्यादा माहिर हैं ऐसी चीजों में, जो शीशे के घर में रहते हैं दूसरों में पत्थर नहीं फेंकते। तो मिलाकर जवाब दे दीजिएगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का एक घमंड था, जनता ने घमंड को तोड़ दिया है। 300-400 पार का जो चिल्ला जो नारा था उनका, और जनता ने बिल्कुल उनको समर्थन नहीं दिया है। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अभी 295 सीटें दिखाई जा रही है, वो 295 सीटों के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। कहीं इंडिया गठबंधन के वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचने में असुविधा की गई, पुलिस को लाठियां दर्शाई गई, अभी भी सर कुछ कमी रह गई है। वोटर लिस्ट में नाम कटवा दिया गया, अभी भी खराब है। बिल्कुल नकार दिया भारतीय जनता पार्टी को। और रही बात काशी की जनता, बनारस की जनता, मोदी जी पहले शुरुआत में पिछड़ रहे थे अजय राय जी से, और जो जिन सीटों पर आप हार गए वहां ईवीएम खराब थी सर, चुनाव आयोग ने काम नहीं किया है ना।
अमेठी अभी चुनाव जिन सीटों पर आप आ गए, अच्छा अभी भी आपको लगता है सरकार बना लेंगे? करेक्ट होकर आया यहाँ पर विदिशा से शिवराज सिंह चौहान जीत गए 8,20,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है और एक बड़े अंतर से चुनाव में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से। क्योंकि इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो अमरनाथ जी अपनी बात पूरी करें आप। अभी भी कोई कमी रह गई सर, जिन सीटों पर आप पिछड़ गए या हार गए? तो छत्तीसगढ़ के कुछ सीटों पे ईवीएम का भी खेला आ गया सामने। ये जब ईवीएम ओपन की गई तो उससे सीरियल नंबर अलग था, बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी, तो उसको लेकर के भी लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं। तो अब देखिए कांग्रेस पार्टी में कोई बौखलाहट नहीं है। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने परसों मीटिंग में कहा कि 295 प्लस हम लाने वाले हैं। अभी देखिए सारे सीटों का तो डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। अभी बाहर से बीजेपी को दिखा, बीजेपी बताइए कहाँ खड़ी है? पूरे बहुमत में तो बीजेपी नहीं आ पाई है जो अपने दल से अपने दम की सरकार बना सके। तो अभी देखिए एक दो दिन में बड़े बड़े खेल होने वाले। देखिए जहां तक मुझे जानकारी है अमरनाथ जी, इस समय आकर जब 5 बजने वाला होता है, इसके बाद जो अंतर आता है वो 2 से 3 सीट का होता है। देखिए आशीष जी 2 से 3 सीट का अंतर आ सकता है, जब आगे और ज्यादा बदलाव होगा। अब देखिए कौन सा होगा जिसकी बात कर रहे हैं? तो ये तो अब बयानबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी है। जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक बोलते रहेंगे कि आंकड़े बदलेंगे, ये वो, उसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ये मोटा मोटी मान लीजिए कि 8 बजे से लेकर और अब 5 बजने वाले हैं, लगभग लास्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है। कुछ सीटें मैं देख रहा हूं लगभग 7 से 8 सीटें उत्तर प्रदेश में है जहां पर मार्जिन जो है 5,000 से कम है। बिहार में पूर्णिया है, कटिहार है, बक्सर है, कुछ सीटें जो क्लोज है। ऐसी उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद है, आंवला है, कुछ धरौरा है, कुछ सीटें हैं जहां क्लोज फाइट है। मगर क्या है कि दोनों ही तरफ से ये हैं। तो कुछ सीटों पे भाजपा आगे चल रही है क्लोज मार्जिन से, कुछ सीटों पे सपा कर रही है। ऐसे ही बिहार में भी कुछ सीटों पर आरजेडी आगे है, कुछ पे बीजेपी है। तो ये सीटें दोनों तरफ इवनली बैलेंस्ड है। 2 सीट अगर इधर जाएगी तो 2 सीट उधर भी आएगी, इसलिए आंकड़ा मिला जुलाकर आपको यही रहेगा। 2 सीट ज्यादा या 2 सीट कम, यही आप समझिए 295 हो जाएगा या 291 हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ होना जाना ज्यादा नहीं बचा, क्योंकि बाकी सीटों पर मैं देख रहा हूँ लगभग लाख से ऊपर के मार्जिन 50,000 का मार्जिन हो गया। लास्ट राउंड की वोटिंग्स है, तो अब कोई ज्यादा उसमें कुछ आंकड़ों में बहुत ज्यादा कुछ बड़ा खेलेगा उनका मतलब रिजल्ट से नहीं था, बड़ा खेलेगा मतलब उनका अलायंस से उनका अलायंस से था। ये जी बहुत समझ चुप गए। भारतीय जनता पार्टी जीत गई। हाँ, जनता का किधर समर्थन है इनको? हाँ नहीं ये बहुत सारे आंकड़े आएंगे 2 दिन में। अभी तो जो एग्जिट पोल फर्जी था, जहाँ 4 सीटें वहाँ 8 दिखाया जा रहा है, हाँ, जहाँ 8 सीटें वहाँ 16। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, 10 सीटें अमरनाथ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बड़ा खेला की अब बात कर रहे हैं वो कौन सा है? चिराग पासवान हो चुका है, अभी होगा, मतलब आज के बाद कल परसों में? बिल्कुल बहुत सारे चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। बहुत सारी चौंकाने वाली घटनाएं इस देश में 2-3 दिन के अंदर होंगी, आप देखिए। और मोदी जी को तो देखिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनता ने कोई उनको समर्थन नहीं दिया। 400 पार का जो खोखला नारा था, एक भरी चोरी हो जाएगी और 400 पार नहीं आई सर, लेकिन 295 भी नहीं आई है। नहीं आई, जो मिली हमको जनता का सम्मान करते हैं। तो आंकड़े जिस सिस्टम से बताए नहीं आए, तो ये तो दोनों तरफा है। मोदी जी 50 सीटें कम पा गए और 60 सीटें कम पाए हैं, और आपको फंस गया उनकी खेल में, वो तो ये कह रहे हैं। मोजना नहीं कर रहे थे ना, हम तो मछली मीट की बात नहीं कर रहे थे, हम तो आप उनके माइंड गेम में फंस गए क्या? किसानों की समस्या पे बात कर रहे थे, महिलाओं की अस्मिता की बात कर रहे थे। हाँ, तो हमारे पास तो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा हो तो आप बता दीजिए। तो हार किसकी हुई है सर? और जिस तरीके से एग्जिट पोल के माहौल बनाने की माइंड गेम नहीं चाहिए, 400 पार वाला तो जिक्र किया जा रहा था, देखिए लेने का प्रयास किया गया और ये फंस गए। देखिए इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं। कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो 400 पार का नारा था वो बेसिकली बीजेपी की अगर आप स्ट्रेटेजी देखिए तो बीजेपी कोई भी चुनाव लड़ती है तो एक टारगेट सेट करके लड़ती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हमेशा एक नारा दिया जाता है। अगर राजस्थान में लड़ रहे हैं तो 100-150 पार, अगर बिहार में लड़ रहे हैं तो अब की बार 170 पार, हर जगह उनका अपना ही है, कोई लोकसभा के लिए अलग से नहीं था। ये उनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। लार्जली क्या होता है, वॉर क्राई होता है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने के लिए होता है कि बड़ा लक्ष्य दिया जाए तो उसके लिए जाए। मगर कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा, हुआ इस बार यह है कि जो 400 पार का नारा था
उसका कहीं ना कहीं, अब ये आकलन करने की बात है, बट मेरा अपना आकलन है जितेश की कुछ ना कुछ जब इसकी एनालिसिस होगा, रिजल्ट आएंगे कि क्या इसका नुकसान बीजेपी को हुआ है या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विश्लेषक हैं यहाँ बैठे वो बता पाएंगे। एक तो क्या हुआ कि 400 पार का जो नारा दिया गया, उससे कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही बीजेपी का जो वर्कर था, वोटर था, वो ये मान बैठा कि हम चुनाव जीत गए हैं। और कहीं ना कहीं एक शिथिल, ये हमें बूथ पे भी दिखा था, शिथिलता दिखी, हर जगह दिखी बीजेपी के वर्कर्स में, बीजेपी के वोटर्स में। उन्हें लगा कि चुनाव जीत ही रहे हैं, तो फिर इतनी एफर्ट करने की क्या जरा, जो एक लड़ाई की जो भावना होती है, लड़के जीतने की भावना, वो खत्म इस बार दिख नहीं रही बीजेपी में। एक ये था। दूसरा, कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस 400 पार नारे को जिस तरीके से संविधान से जोड़ा और खासतौर पर आरक्षण से जोड़ा, इसका तो जाहिर तौर पर कम से कम 3 राज्य जरूर मैं बताऊंगा जहां पर असर हुआ है। वहां मैं खुद गया था, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन 3 स्टेट्स में जहां पर की जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स और दलित पॉलिटिक्स है वो बहुत इंपावर्ड है, वहां पर बहुत जागरूक है। इन तीनों राज्यों में इसका असर हुआ और आप देख सकते हैं तीनों ही राज्यों में आप देखिए लगभग अब कांटे की लड़ाई हो गई है। इसका एक बड़ा फैक्टर संविधान का मुद्दा था, जो कि अति पिछड़ों में और दलितों में ये मैसेज चला गया था। विपक्ष कम से कम पेनिट्रेट करने में सफल रहा था कि अगर 400 पार का नारा सही होता है तो आरक्षण को खतरा है। तो मुझे लग रहा है 400 पार का जो नारा था वो दिया तो जरूर गया था, एक बड़ा बेंचमार्क, बट मुझे लग रहा है फायदे के साथ साथ नुकसान भी उसका हुआ है। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है उसका फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान ही नुकसान हुआ है। दो नुकसान तो आपने गिनाए ही हैं। देखिए बड़ा नुकसान ये है कि इंडी गठबंधन के नेताओं को एक ऐसा विषय मिल गया जिसपे ये माइंड सेट बनाने में सफल हुए जनता के बीच में कि मोदी जी अगर आएंगे तो अगली बार से चुनाव ही नहीं होंगे। और ये कहीं ना कहीं निरंकुश था, एक तरह से अहंकार दिखाने में वो कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो देखिए वो तो आपको कुछ समझ नहीं रहे, तो 400 पार आ रहे हैं, उनको आपकी जरूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता में ये संदेश गया कि अब शायद एनडी गठबंधन बीजेपी के लोग अहंकारी हो गए हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इस बार उनको सबक सिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सिवाय नुकसान के इस बार उनको कुछ नहीं मिला इस नारे के साथ। एनपी सिंह जी, अब सवाल ये कि यहाँ तक की कहानी जो थी वो क्लियर हो गई है, अब इसके आगे कदम बढ़ाते हैं। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे, ये बताइए कि अब आगे क्या, कल की सुबह जब होगी, क्योंकि अभी तो खबर आ रही कि पीएम पहुंचेंगे बीजेपी ऑफिस, और जैसा कि हर चुनाव के बाद होता है, जीत के बाद वो सब होगा। कल से क्या कुछ घटने वाला है और क्या कुछ अप्रत्याशित होगा, क्योंकि संभावना हर चीज की जताई जा रही है। आशीष जी भी जिक्र कर रहे हैं इस बात का, अनिल जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब आप खुलकर आजादी के साथ, फ्रीडम के साथ काम नहीं कर पाएंगे जैसा कि अभी तक आप करते रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, वो पूर्ण बहुमत में है और पूर्ण बहुमत पर सरकार बनाकर हमारे पार्टी के बड़े नेता मीटिंग लेंगे, बैठेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे, इस पर क्या क्या और ठीक कर सकते हैं उस पर विचार किया जाएगा। और मुझे लगता है कि जब सरकार बनेगी तो इन सारे पहलुओं को सोचा जाएगा कि कहाँ हम लोग, किस वजह से हमें लॉस हुआ है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं अपनी अगर कहीं गलती हुई है तो उनको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे लगता है कि जिन मुद्दों पर हमें नुकसान हुआ है उन मुद्दों पर विचार करके उनको ठीक करके और हमारी सरकार जो है अपना काम करेगी, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में हम लोग मजबूती के साथ खड़े हो सकें और हमारा गठबंधन जो है मिलकर हमारे साथ काम कर सके। इस पर ही विचार विमर्श करके कल से कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में सर कहाँ कमी रखी? उत्तर प्रदेश की बात भी है, जैसे ही केजरीवाल जी जेल से बाहर आए, उन्होंने एक मुद्दा चला दिया कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी योगी जी को हटा दिया जाएगा। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने ऐसे पब्लिक में बोल दिए। अब भारतीय जनता पार्टी के योगी जी को पूरे प्रदेश की जनता प्यार करती है, जानती है कि योगी जी बहुत अच्छे नेता हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरह से कानून व्यवस्था को ठीक किया है, किस तरह से प्रदेश में उन्होंने काम किया है। तो प्रदेश की और देश की जनता नहीं चाहती कि योगी जी को हटाया जाए। उन्होंने लोगों को गुमराह करके रास्ते पर लाते ना सर, मतलब वो अगर बोल रहे हैं कि कोशिश तो आई, लेकिन जनता ने उन्होंने जो इस तरह का भ्रम फैला दिया, उस भ्रम को फैलाने के बाद लोगों में एक मैसेज चला गया कि शायद कहीं योगी जी को हटा ना दिया जाए, उससे ही हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। एक बात और रही सर जी, ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जमीन पर उतरकर काम किया है, इतनी गर्मी के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अगर वोटिंग हमारी 5-7-10% और बढ़ी होती तो मैं समझता हूं कम से कम 10 सीटें अगर होती तो समझा जा सकता था, कहा जा सकता था और इतना सोचा भी जा रहा था। नहीं, कम से कम 10 सीटों का और फर्क पड़ जाता हुआ, 10 सीटों का और फर्क पड़ जाता अगर ये मौसम थोड़ा ठीक होता, इतनी गर्मी ना होती। तो सर वोट वहां पड़ गए ना जी,
दूसरी तरफ तो पड़े वोट, नहीं गर्मी में वोट तो पड़ा ना, उनको पड़ गया, आपको नहीं पड़ा, ये कौन सी बात हुई सर? नहीं, देखिए आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जिस तरह से हमारा दूर दराज से देहात से चलकर वोट जाता है, तो गर्मी की, इतनी गर्मी के बीच में बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी महिलाएं वोट डालने नहीं जा पाई, और जो परसेंटेज वोट की घटी है उससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान। बिल्कुल सर, हम पूछ रहे थे पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद, तब आप कह रहे थे कि नहीं, ये तो इन लोगों के वोटर है जो निकल नहीं रहे, हमारा वोटर तो एकदम मैदान में खड़ा है। एक प्लान भी बनाया गया था बीजेपी में, आशीष जी, कि एक कार्यकर्ता को 10 वोट की जिम्मेदारी दी गई है कि एक कार्यकर्ता 10 वोट डलवाएगा हर एक बूथ पर, और उसके बाद वोट प्रतिशत कम हो गया, तब भी आप तैयार नहीं थे इस चीज को समझने के लिए। तो कहीं ना कहीं भूल तो तगड़ी हुई है आशीष जी, और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। देखिए, एकदम जैसा मैं कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी का जो इलेक्शन मशीनरी है उतना एक्टिव मुझे नहीं दिखा। देखिए, ना तो संघ के लोग इतने एक्टिव दिखे, ना बीजेपी के कार्यकर्ता दिखे। इसके 2 कारण हो सकते हैं मुझे लगता है। एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, खासतौर पर जो राम मंदिर में जिस तरीके से वहां पर उसका माहौल बना था राम मंदिर के बाद, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उसको एक ओवर एस्टिमेट बीजेपी ने कर लिया था। एक दूसरा, एक बड़ा कारण उदासीनता का, जो मैं बार बार कह रहा हूं, वो जो लोकल सांसद थे उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थे। लोग मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतने नाखुश नहीं थे जितने अपने सांसदों से थे। एक निरस्ता थी, 10 साल से वही 58 सीटों पे लगभग यही हाल आप ज्यादातर राज्यों में आप देखिए, जहां पर हरियाणा और राजस्थान, खासतौर पर यूपी में मैं जरूर कहूंगा कि सांसदों के खिलाफ एक बड़ी नाराजगी थी। इससे भी कहीं ना कहीं जो वर्कर्स थे बहुत डिमोरलाइज थे। बिल्कुल, उन्हें लग रहा था कि कुछ नए चेहरे नहीं आ रहे, वही थके आ रहे पुराने चेहरे हैं, बार बार नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाते हैं। तो ये एक मुद्दा था। मुझे लग रहा है